आज हम लोग का नया टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले प्रिज्म पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और प्रिज्म से संबंधित अन्य तथ्यों को यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिज्म में लिखिए, प्रिज्म होता क्या है, लिखिए। प्रिज्म ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। हाँ, देखिए प्रिज्म क्या होता है। यह समांग मतलब पारदर्शी समांगी माध्यम से घिरा हुआ दो समतल पृष्ठ होता है जो किसी कोण पर हो। ठीक है, तो इसमें प्रिज्म में क्या होता है, तीन ठो आयताकार फलक होता है। क्या होता है? हाँ, प्रिज्म में तीन आयताकार फलक होते हैं और दूसरा दो त्रिभुजाकार फलक होते हैं। प्रिज्म में क्या होता है, तीन आयताकार फलक होता है। एक नीचे आयताकार होता है, नीचे मतलब जमीन पर एक आयताकार दीवार ऐसे होता है, एक आयताकार दीवार ऐसे होता है। तो जो आयताकार दीवार ऐसे झुकते हैं तो यहाँ पे कोण बनता है। ध्यान से देखो, जैसे मैं अपने हाथ को, जैसे मान लीजिए आयताकार है, मैं ऐसे कर दिया तो यहाँ पे कोण भी झुका नहीं, ऐसे पूरा समतल है, ऐसे कर दिए तो कोण बन रहा है कि नहीं? ऐसे आयताकार होता है और जमीन भी उसका आयताकार होता है और इधर त्रिभुजाकार दीवार से घिरा होता है, उस साइड भी त्रिभुजाकार दीवार से घिरा होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म। प्रिज्म में कितने दीवार होते हैं? 1 2 3 और एक उधर 4 एक इधर 5। दो त्रिभुजाकार फलक होता है और तीन ठो क्या होता है? आयताकार फलक होता है। तो यहाँ देखिए प्रिज्म में तीन आयताकार फलक होते हैं और प्रिज्म में दो त्रिभुजाकार फलक होते हैं। प्रिज्म में दो त्रिभुजाकार फलक होते हैं। बात समझ में आया? और इसमें और बात, प्रिज्म में 3 एन कोरे होती है। कोरे मतलब किनारा होती है। जहां एन क्या है? जहां एन बराबर फलकों की संख्या, फलकों की। हाँ, तो प्रिज्म कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम जो प्रिज्म बनाए हैं उसमें 3 आयताकार फलक और 2 त्रिभुजाकार फलक होते हैं। और प्रिज्म में 3 एन कोरे होती है। मतलब का जितना मतलब फलक होता है उसमें 3 का गुणा कर देंगे तो उतना किनारा आएगा। अब किनारा क्या होता है, ध्यान से देखो। जैसे हम बोले हैं कि मतलब ऐसे दीवार होता है और नीचे क्या होता है? आयताकार होता है। इधर त्रिभुजाकार होता है, इस साइड भी त्रिभुजाकार बनता है ना। तो जितना मतलब किनारा, जैसे इधर त्रिभुजाकार बना तो हम ऐसे ऐसे और ऐसे 3 किनारा पड़ा मुझे ना। पीछे साइड कितना पड़ेगा? 1 2 और 3, 3 तो पीछे हो गया, 3 3 6 हो गया। ऐसे झुका है तो एक ठो ऊपर आएगा, 6 एक 7 हो गया। समझ में आया? अब देखो 7 ऐसे हो गया, फिर नीचे आयताकार में 8 9 10 11। ठीक है, अब देखो नीचे का हो गया, इस साइड ऊपर को गया। अब साइड का बचा है 11, एक इधर एक इधर, 11 2 13 और फिर एक इधर एक इधर। नहीं समझे? मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसको काउंट करो।
त्रिभुजाकार ऐसे हो गया, एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, समझ में आया? तीन इधर है तो तीन पीछे भी होगा, 6 और एक ऊपर 7 हो गया। अब 7 अब 4 ठो नीचे, 7 4 11। ऐसे भी तो है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे, जो आयताकार फलक है ऐसे, यहाँ से भी ऐसे है ना, 11 4 15। तो जितना फलक होगा उसमें हम 3 का गुणा कर देंगे तो उतना हमें किनारा मिलेगा। ठीक है, इतना नोट कर लो। हाँ तो देखिए, प्रिज्म से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं में पहला हमारा है अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, ध्यान सुनो। इसका सीधा परिभाषा है, जैसे प्रिज्म हम यहाँ पे कांच वाला मतलब पारदर्शी प्रिज्म के बारे में कल्पना किए हैं। तो इसमें अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, जिन दोनों पृष्ठ से प्रकाश अपवर्तित होगा। जैसे मैं इधर से प्रकाश डालूं तो एक दीवार इधर, एक दीवार पीछे है, तो दोनों से अपवर्तित होगा कि नहीं? तो जिन दो दीवारों से प्रकाश अपवर्तित होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, अगर मैं सामने से इधर से प्रकाश डालूं तो एक दीवार यहाँ त्रिभुज पड़ेगा, एक इधर पड़ेगा, तो दो दीवार हो गया। तो यहाँ पर अपवर्तक पृष्ठ यह है। मैं इधर से प्रकाश डाल रहा हूँ तो यह वाला दीवार है, वो वाला दीवार है। ठीक है, तो अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, लिखो। जिन पृष्ठों से प्रकाश अपवर्तित होता है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जिन पृष्ठों से प्रकाश अपवर्तित होता है उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे भी लिख लो, चित्र मैं बनाया उसमें मैं बता दे रहा हूँ। इधर वाला दीवार क्या है, ABCD। जैसे ABCD फलक ABCD और फलक A', BCD'। मतलब मैं प्रकाश को इस तरफ से आपतित कराऊं तो पहला वाला दीवार इससे मतलब प्रकाश हमारा इस दीवार से अपवर्तित होगा, फिर लास्ट वाले में जो पीछे इसके है उस दीवार से अपवर्तित होगा। बात समझ में आया ना? तो अपवर्तक पृष्ठ क्या है, जिन फलकों से प्रकाश अपवर्तित होता है उनको हम लोग जो है अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। तो यहाँ पर इस चित्र में अपवर्तक पृष्ठ क्या है, ABCD, A', BCD'। हाँ, तो प्रिज्म कोण क्या होता है, इसको लिखिए। दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को, दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। तो ध्यान से देखो, नोट कर लो। अब देखो ध्यान से, अपवर्तक कोण क्या है, यहाँ पर ये B है। क्या है, कैसे है, यहाँ से एक दीवार इधर है और यहाँ से एक दीवार पीछे है, तो दोनों दीवारों के बीच कोण क्या है, B है ना। यहाँ पर अपवर्तक कोण यह हो गया और यहाँ का अपवर्तक कोण यह हो गया, ये दोनों बराबर होंगे ना। हाँ, जैसे कोण B और कोण C। अपवर्तक पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा अपवर्तक कोण कहलाती है। ठीक है, जैसे BC, ABC क्या है, अपवर्तक कोण है। क्या है, प्रिज्म का आधार क्या होता है, अपवर्तक कोण के सामने का पृष्ठ प्रिज्म
का आधार कहलाता है। ध्यान से देखो, अपवर्तक कोर है ना, कोर के नीचे जब जाओगे उसके सामने एक फलक होगा, आयताकार फलक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म का आधार। समझ आया ना? जैसे ये अपवर्तक कोर हो गया, ठीक, ये अपवर्तक कोर हो गया, तो इसके नीचे वाला जमीन कैसा होगा? आयताकार होगा, तो यही आधार है प्रिज्म का आधार। अपवर्तक कोर के सामने का पृष्ठ, सामने मतलब नीचे का पृष्ठ क्या होता है? प्रिज्म का आधार। जैसे में लिख लो, जैसे में क्या है इसमें देख के बताओ, ए डैश बी डैश बी, ए डैश डी डैश डी। मुख्य परिच्छेद क्या होता है? अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए, किसी तल द्वारा काटे गए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। जैसे ए डैश बी, जैसे ए डैश बी। ध्यान से देखो, जैसे प्रिज्म है, हम इसको अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत इसको ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे तो जो हमारा आकृति निकल के आएगा त्रिभुज की तरह आएगा। ठीक है, ऐसे हम इसको ऐसे काटेंगे तो जो हमारा आकृति आएगा त्रिभुज की तरह आएगा। ए डैश बी, यह क्या है? मुख्य परिच्छेद। हाँ, ध्यान से देखिए, प्रिज्म कोण अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन में संबंध, तो यह प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। क्या है? मुख्य परिच्छेद है। अब प्रिज्म कोण ए है, ये क्या है? प्रिज्म कोण। यहाँ पर ये हमारा क्या है? इसको ध्यान से समझते हैं अच्छे से। एक किरण PQ, प्रकाश की एक किरण PQ प्रिज्म पर आपतित होता है। ठीक है, प्रकाश की एक किरण PQ प्रिज्म पर आपतित होता है। प्रकाश की एक किरण PQ प्रिज्म के पृष्ठ पर आपतित होती है ना, और जहाँ पर आपतित होती है वहीं पर हम लोग क्या खींचते हैं? अभिलंब। क्या खींचते हैं? हाँ, तो यहाँ पे EQN क्या है? अभिलंब। क्या है? अभिलंब। हमें ये चेक करना है, प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो अभिलंब से दूर जाएगा कि मतलब दूर हटेगा कि उसके पास जाएगा? अच्छा, विरल से सघन में जा रहा है तो प्रकाश सीधा न जाकर अभिलंब की ओर झुक जाता है। अभिलंब की ओर, या अभिलंब है तो अभिलंब की तरफ झुक गया। ऐसे सीधा जाना चाहिए प्रकाश को, लेकिन यहाँ विरल था, यहाँ सघन था, तो अभिलंब की तरफ झुक गया। ठीक है, अच्छा, अब झुक गया तो यहाँ पे क्या है? सभी जगह कांच है, यहाँ पे पारदर्शी माध्यम है, इसमें प्रकाश सीधा जाएगा, इसमें प्रकाश सीधा जाएगा। जैसे ही इस पृष्ठ पे प्रकाश पहुंचेगा, फिर यहाँ दूसरा माध्यम है, यहाँ पे कांच है, समझ गए? यहाँ पर हम फिर एक अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब कहाँ पर खींचा जाता है? आपतन बिंदु पर। इस पृष्ठ के लिए आपतन बिंदु यह था, जहाँ प्रकाश पड़ता है उसी को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। इस पृष्ठ के लिए आपतन बिंदु यह था, जब इस पृष्ठ में प्रकाश पहुँचा, इसके लिए आपतन बिंदु यह हो गया। ऐसी आपतन बिंदु को हम एक अन्य अभिलंब खींचते हैं, ERN डैश। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है, यहाँ पे सघन माध्यम है और यहाँ पे क्या है? विरल माध्यम। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो वह अभिलंब से दूर हटेगा। तो देखो, यह अभिलंब है, इससे यह दूर हट गया। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा PQ किरण AB पृष्ठ से अपवर्तित होकर QR दिशा में जाती है,
और AC पृष्ठ से अपवर्तित होकर RS दिशा में जाती है। अच्छा, ये एक बात हुई है। दूसरा बात, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण I, यहाँ पे अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण R। फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे आपतित किरण, इस पृष्ठ के लिए आपतित किरण यह हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग R' मान लिए हैं और ये बाहर निकला तो I', ठीक है। तो चलो इसका हम स्टेटमेंट लिखते हैं। हाँ, थोड़ा सा देख लो। हाँ, पहला पॉइंट थोड़ा सा लिखो। पृष्ठ AB के लिए आपतन कोण क्या था? I। अपवर्तन कोण क्या है? R, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, पृष्ठ AC के लिए आपतन कोण हमारा होगा R', अपवर्तन कोण होगा I'। हाँ, PQ और RS या SR को पीछे बढ़ाने पर इसको हम लोग E' मान लेते हैं। पीछे बढ़ाने पर E' पर मिलते हैं जिससे विचलन कोण हमारा हो गया ΔM। विचलन कोण क्या है? ΔM। चलो पहले ये वाला कोण निकालते हैं। ये वाला, इस कोण को कैसे पढ़ते हैं? जिस कोण को पढ़ते हैं उसको हम बीच में रखते हैं ना। E'QR, कोण E'QR कितना होगा? ध्यान से देखो, ये पूरा I है, यहाँ पर भी पूरा I होगा। ये R है तो कितना होगा? I-R। फिर से समझो ध्यान से, कैंची वाला कोण बराबर होता है, इसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। यहाँ पे 100 अंश है तो यहाँ पर भी कितना होगा? 100। तो ये ध्यान से देखो, यह वाला रेखा, यह वाला रेखा, यह I है, यहाँ भी ये पूरा कितना होगा? I। लेकिन उसमें से R यहाँ कट गया तो कितना होगा? I-R। समझ में आया? उसी तरीके से यहाँ पर भी आइए, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? E'RQ, कोण E'RQ कितना होगा? I' माइनस R'। फिर से समझ लो, ये I' है ना, यह वाला रेखा, ये वाला पूरा ये वाला कितना होगा? I' यहाँ तो I' यहाँ, उसमें से R' कट गया, बचा कितना? I' माइनस R'। समझ में आया? एक बात और, बहिष कोण के नियम से, ध्यान से देखना, बहिष कोण के नियम से। अब बहिष कोण क्या होता है तुम लोग जानते होगे। ये त्रिभुज है ना, इसका कोई भुजा बढ़ा दो, ऐसे में बढ़ा दिया, यहाँ पे जो कोण बना उसको हम लोग कहते हैं बहिष कोण। क्या कहते हैं? तो बहिष कोण का नियम होता है, बहिष कोण यह वाला कोण और यह वाला कोण का जोड़ होता है, इसका नहीं। बहिष कोण क्या होता है? इसका कोण का जोड़। यहाँ पे बहिष कोण ΔM हो गया, तो किसके किसके जोड़ के बराबर होगा? इसके और इसके। तो बहिष कोण के नियम से ΔM बराबर I-R प्लस I' माइनस R'। ΔM बराबर कितना हो जाएगा? I प्लस I' और माइनस R माइनस R'। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, नहीं समझे क्या? अरे ΔM बराबर क्या हो गया? I प्लस I' माइनस कॉमन ले लिए R प्लस R'। ठीक, ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 1। बात समझ में आया? हम इसको निकालें, इन दोनों का यूज यही किए है ना।
यह वाला कोण का जोड़ इसके बराबर होगा। अच्छा, इतना नोट। चला, त्रिभुज QER में ना, इसमें क्या होगा, E प्लस I डैश प्लस R डैश बराबर 180 ना। फिर ये कितना हो जाएगा, E बराबर 180 माइनस I डैश प्लस R डैश, यह R है, यह R डैश है। ठीक है, इसको हम 2 मानते हैं। चतुर्भुज AQER में, चलो A प्लस ये वाला 90 पूरा है, कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण कितना है, मैं समझाऊं कैसे। यह पृष्ठ है, यह विलंब है, कितना हुआ, यह पृष्ठ है, यह विलंब है, पृष्ठ और विलंब के बीच कोण कितना होता है, समझ आया। हाँ, थोड़ा सा 90 पूरा हो गया। यह क्या हो गया, E प्लस ये वाला पूरा कितना होगा, ध्यान से देखो, यह पृष्ठ है, यह विलंब है, ये भी कितना 90 बराबर 360। A प्लस E बराबर प्लस 180 बराबर 360। A प्लस E 90 90 180 बराबर 360। A प्लस E बराबर, इसको उस साइड भेजते हैं 180, 360 में से 180 निकल जाएगा ना। ये समीकरण नंबर 3। इसमें क्या करना है, समीकरण 3 में E का मान रखने पर, समीकरण 3 में E का मान रखने पर, तो समीकरण 3 यही है। इसमें मैं E का मान यहाँ से उठा के रखूँगा, हो जाएगा A प्लस 180 माइनस R प्लस R डैश बराबर 180। अब क्या होगा, A प्लस 180 माइनस R डैश बराबर 100, यह गया। A बराबर कितना हो गया, R प्लस R डैश, समीकरण नंबर 4। हाँ देखो, इसमें क्या करना है, अब हम समीकरण 1 को समीकरण 5 को लिखते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 5 से, समीकरण 1 क्या है, डेल्टा एम और 4 है। समीकरण 1 क्या है, डेल्टा एम बराबर क्या है बताओ, I प्लस माइनस R प्लस R डैश, ठीक है। हाँ, इसको मैं आप लिख देता हूँ। और A बराबर कितना है, R प्लस R डैश। हमें करना क्या है, जो हमारा हेडिंग था उसमें अल्पतम विचलन की बात की थी ना। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, अल्पतम विचलन की स्थिति में I बराबर I डैश होता है और R बराबर R डैश, I बराबर I डैश और R बराबर R डैश, ठीक है। तो चलो, तो हमारा ये वाला क्या बन जाएगा, A, दोनों को मैं इधर हाफ हाफ कर लेता हूँ। A बनेगा डेल्टा एम बराबर I बराबर I डैश हो जाएगा, तो I प्लस I ना, और माइनस R प्लस R, I बराबर I डैश, मतलब I डैश के स्थान पे I और R डैश के स्थान पे R, तो डेल्टा एम हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा, उसको भी लिखते हैं, इसको भी। A बराबर हमारा क्या हो जाएगा, R प्लस R, यहाँ से मुझे R मिल जाएगा, 2R हो गया, A/2 बराबर R, सही है। यहाँ देखो 2I और माइनस 2R, 2R के स्थान में मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, अरे 2R के स्थान पे, यह सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे बीच बीच में से प्रश्न आता है। यहाँ से हम I का मान निकालते हैं और यहाँ पे R बराबर A/2 हो गया,
ये दोनों अलग अलग सूत्र हम लोग याद करेंगे, लेकिन हमें आई चाहिए। क्या चाहिए? आई कैसे निकालेंगे? इसको इस साइड भेजेंगे, डेल्टा एम प्लस ए बराबर 2i। डेल्टा एम ऐसे ही, ए इधर आएगा प्लस 2i, 2 को नीचे भेजेंगे तो कितना आएगा? डेल्टा एम प्लस ए बटे 2 बराबर आई। इस सूत्र को याद कीजिए, इसको याद कीजिए और इसको याद कीजिए। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ से ऐसे चलना है। ठीक, ये तो पुराना है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। स्नेल के नियम से क्या है? साइन आई बराबर साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। एन क्या होता है? जिस माध्यम में प्रकाश जाता है उसका अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष? पहले के सापेक्ष। तो पहला वायु था, दूसरा क्या था? कांच। समझ में आया? तो वायु से कांच में जा रहा है, इसका अपवर्तनांक एन। एन किसका है? प्रिज्म का अपवर्तनांक। किसका है? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्रिज्म। चलो आई के स्थान पे आई का मान रखते हैं, ए प्लस डेल्टा एम अपान 2, और नीचे साइन आर के स्थान पे आर का मैं मान रख दे रहा हूँ बराबर एन। हमारा ये सूत्र हो गया। नोट लिख लो, यदि प्रिज्म पतला हो, यदि प्रिज्म पतला हो तब साइन थीटा बराबर थीटा होगा। अर्थात तो साइन थीटा बराबर थीटा, इसका मतलब साइन हट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, यहाँ ए बाई 2 बराबर एन। 2 से 2 गया, ए प्लस डेल्टा एम बटा ए बराबर एन। तिरछी गुणा करो, ए प्लस डेल्टा एम बराबर एन ए, उसको मैं उस साइड भेजता हूँ, एन ए माइनस ए, और डेल्टा एम बराबर एन माइनस 1 ए। ठीक है, यह एक सूत्र प्राप्त हो गया। हाँ, तो डेल्टा एम क्या है? अल्पतम विचलन। क्या है? ध्यान लिखो, डेल्टा एम का मान, डेल्टा एम का मान प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक और प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है, और प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है। बस हो गया।